इतिहास गवाह है, और कभी-कभी ये गवाही धूल भरी फाइलों में बंद मिलती है। जैसा कार्ल सैगन ने कहा था, कुछ समझने के लिए आपको इतिहास जानना होगा। आज हम इतिहास के ऐसे ही एक पन्ने को पलट रहे हैं। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का केंद्र है दिल्ली के चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल के रिकॉर्ड रूम से मिली एक असाधारण खोज। हाँ? एक पुरानी विजिटर्स बुक। ये महज कोई रजिस्टर नहीं, बल्कि मतलब 1950 से 1980 के दशक के बीच दिल्ली आए वैश्विक नेताओं और हस्तियों के संदेशों और हस्ताक्षरों का एक तरह से खजाना है। सही बात है, खजाना ही है। और ये जानकारी हमें हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक लेख से मिली है। तो आज हम इसी लेख के तथ्यों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, एक आलोचनात्मक नजर डालेंगे। जी। हमारा मकसद है उस दौर की एक झलक देखना, जब नई दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं थी, बल्कि वो एक उभरते हुए एशिया और विश्व के कूटनीतिक मंच पर अपनी जगह बना रही थी। खास तौर पर उन श्रोताओं के लिए अहम हो सकता है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद की विदेश नीति को समझने में रुचि रखते हो। हाँ, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि, उस वक्त के वैश्विक रिश्ते, ये सब सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भी काफी जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस दस्तावेज की परतों को खोलते हैं। तो ये जो खोज हुई टाउन हॉल की सफाई के दौरान, ये चमड़े की जिल्द वाली किताब, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जमाने की नब्ज है एक तरह से। ये बताती है कि आजादी के ठीक बाद दुनिया भारत को कैसे देख रही थी, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कि दिल्ली खुद को कैसे पेश कर रही थी। हाँ। और इसका संरक्षण अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA कर रहा है। ये अपने आप में बताता है कि इसका ऐतिहासिक वजन कितना है। अच्छा, और शुरुआती पन्ने तो गजब के हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे कूटनीतिक आशावाद कितनी तेजी से बदल सकता है। हाँ, जैसे चीन वाला उदाहरण है। हाँ, 1955 में सुंग चिंगिंग और फिर 1956 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, दोनों ने हिंदी चीनी भाई भाई के संदेश लिखे। और ये उस शुरुआती गर्मजोशी का प्रतीक है जो कुछ ही सालों में 1962 के युद्ध के बाद बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, और हिंदुस्तान टाइम्स के लेख में एक और दिलचस्प बात थी कि जब चाओ एन लाई ने हस्ताक्षर किए, तब नेहरू और युवा दलाई लामा भी वहां मौजूद थे। अरे वाह, ये तो इतिहास की एक और परत है। बिल्कुल। और उसी दौर में 1956 में ही इथियोपिया के सम्राट हैली सलासी का भी दौरा दर्ज है। हाँ, उनका नाम भी है। ये यात्रा उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता का एक बड़ा उदाहरण थी। भारत ने इटली के कब्जे के दौरान इथियोपिया का साथ दिया था। अच्छा। और सलासी और नेहरू के बीच एशियाई अफ्रीकी व्युपनिवेशीकरण पर, कॉलोनियलिज्म से आजादी पर काफी चर्चा हुई थी। इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स ICWA के पुराने प्रकाशनों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो दिल्ली उस समय एक तरह से ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों का एक केंद्र बन रहा था। हाँ बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण केंद्र। और इसी कड़ी में 1956 में ही यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो का दिल्ली आना, वो भी बहुत अहम है। जी हाँ, वो यूनेस्को सम्मेलन के लिए आए थे, और ये भी एक बड़ी बात थी कि वो सम्मेलन पहली बार भूमध्य सागर के पूर्व में दिल्ली में हो रहा था। अच्छा, तो ये भी एक फर्स्ट था दिल्ली के लिए। बिल्कुल। और टीटो और नेहरू की दोस्ती तो खैर मशहूर ही है, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। तो ये किताब उस बनते हुए आंदोलन की भी गवाह है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गुटनिरपेक्ष नेता ही आ रहे थे। नहीं, पश्चिम के बड़े नाम भी थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन आए 1958 में। क्वीन एलिजाबेथ का भी जिक्र है। उनके अध्यक्ष रामनिवास अग्रवाल के साथ एक तस्वीर भी है। हाँ, मैंने पढ़ा। और दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी 1957 में आए। हाँ, जो एशिया में बदलते समीकरणों का शायद एक संकेत था। फिर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कीथ होलियोक, अफगानिस्तान के आखिरी राजा मोहम्मद जाहिर शाह, एडविना माउंटबैटन भी 1959 में। हाँ, एडविना माउंटबैटन। और ये सब दौरे रामनिवास अग्रवाल के कार्यकाल में हुए, जो 1954 से 58 तक दिल्ली नगर समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन एक किताब सिर्फ सियासत की कहानी नहीं है, कुछ सांस्कृतिक पहलू भी हैं। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जैसे 1957 में मैरियन एंडरसन का आना। हाँ, मशहूर अफ्रीकी अमेरिकी गायिका, नागरिक अधिकार आंदोलन की एक बड़ी प्रतीक। बिल्कुल। और उनका दिल्ली आना और फिर गांधी स्मारक पर लीड काइंडली लाइट भजन गाना, ये किसी पश्चिमी कलाकार द्वारा ऐसा पहली बार किया गया था। ये तो जबरदस्त सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण है। यकीनन। और फिर कुछ नाम ऐसे भी मिलते हैं जो आज के संदर्भ में काफी चौंकाते हैं। जैसे 1974 में एक युवा सद्दाम हुसैन का अरबी में लिखा एक लंबा संदेश। वो उस समय इराकी रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के उपनेता थे। सद्दाम हुसैन 1974 में। हाँ,
और संदेश में उन्होंने साझा अनुभवों और ऐतिहासिक संबंधों की बात की है। उस वक्त एक उभरते हुए क्षेत्रीय नेता जिनका बाद का इतिहास हम सब जानते हैं। ये दिखाता है कि इतिहास कितना अप्रत्याशित है और व्यक्तित्व कैसे। खैर, बिल्कुल। फिर 70 के दशक के अंत तक आते आते किताब का मिजाज थोड़ा बदलता है ना? हाँ, ऐसा लगता है। अब बड़े राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों के बजाय समितियों, नौकरशाहों, सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों के हस्ताक्षर ज्यादा दिखने लगते हैं। और दुख की बात यह भी है कि कई पन्ने या तो गायब हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। जी, लेख में अंदाजा लगाया गया है कि शायद 80-90 के दशक की जो राजनीतिक उथल-पुथल भी जब निगम निलंबित था, शायद उस दौरान ये नुकसान हुआ हो। हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि IJNCA के जो संरक्षण करता है वो अब इस अनमोल धरोहर को बचाने में लगे हैं। हाँ, वो प्रक्रिया भी बताई गई है लेख में। कागज को नम करना, सिलवटें हटाना। हाँ, खास जापानी टिश्यू पेपर और ग्लूटेन फ्री स्टार्च से मरम्मत करना, स्याही को स्थिर करना और फिर डिजिटलीकरण, मतलब बहुत बारीकी का काम है, ताकि हर निशान, हर अक्षर भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ मेहमानों की एक सूची नहीं है, ये तो मध्य शताब्दी की कूटनीति का एक पूरा नक्शा है जिसका केंद्र दिल्ली थी। सही कहा। ये दिखाती है कि आजाद भारत की राजधानी खुद को दुनिया के नक्शे पर कैसे देख रही थी। सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद के बाद उभरती दुनिया का एक अहम केंद्र। वो टाउन हॉल उस वक्त एक जीवंत कूटनीतिक मंच रहा होगा। हाँ, और उस दौर में जो भव्य स्वागत समारोह होते थे, जैसे रामलीला मैदान में या लाल किले पर, वो सिर्फ औपचारिकता नहीं थे, वो दुनिया को एक संदेश देने का तरीका थे कि दिल्ली किस विचारधारा का, किन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये थी दिल्ली के टाउन हॉल की उस भूली बिसरी विजिटर्स बुक की कहानी जो हमें हिंदुस्तान टाइम्स के लेख के जरिए मिली, और ये हमें भारत के इतिहास और उसकी वैश्विक आकांक्षाओं के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में वापस ले गई। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। इस किताब में जो नाम दर्ज हैं, जो संदेश लिखे हैं, उनके परे सोचिए। उन अनगिनत मुलाकातों, बहसों, शायद असहमतियों के बारे में सोचिए जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इतिहास के जो खोई हुई कड़ियां हैं, ये हमें अपने अतीत और शायद वर्तमान की जटिलताओं के बारे में और क्या सिखा सकती हैं। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। हमें उम्मीद है कि इतिहास और विदेश नीति में रुचि रखने वाले श्रोताओं को, खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों को, इस चर्चा से कुछ जरूर मिला होगा। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं या भविष्य में ऐसे और विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार जरूर साझा करें।